हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पाकिस्तान टीम में जो इतने ज़्यादा रीसेंट चेंजेस हुए हैं उस सब पे बात करेंगे। पीसीबी में तो ऐसे धड़ाधड़ चेंजेस हो रहे हैं कि किसी को अभी कंफ्यूजन हुई हुई है। तो इन सब चेंजेस का क्या ख्याल है? आई थिंक इसको ज़रा देखना पड़ेगा कि लास्ट 10 इयर्स में मिसबाउल हक की एक रिजीम ठहरी है, चाहे मिसबाउल हक एज अ कैप्टन थे या मिसबाउल एज अ कोच थे या मिसबाउल एज अ सिलेक्टर थे। उनकी एक रिजीम ठहरी है और उस रिजीम के अंदर उन्होंने कुछ उनकी स्ट्रेंथ्स भी थी, कुछ वीकनेस भी थी, कुछ पाकिस्तान को फ़ायदे भी हुए, कुछ नुकसान भी हुए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मिसबा ने जब इस रिजीम को टेक ओवर किया था उस टाइम पाकिस्तान एक काफ़ी मुश्किल मरहले से गुजर रहा था। एक मैच फिक्सिंग का स्कैंडल था और पाकिस्तान को स्टेबिलिटी चाहिए थी, और मिसबा की जो पर्सनैलिटी थी और मिसबा की जो स्ट्रैटेजी थी उसके अंदर जो मेच्योरिटी थी वो उस टाइम के लिए आई थिंक ज़रूरी थी। बट हैविंग सेड दैट, एक 10 साल की एक रिजीम गुजरी है, 10 साल का एक स्टाइल ऑफ प्ले गुजरा है। बट अगर आप इवेंचुअली इसके रिजल्ट देखते हैं तो पाकिस्तान नंबर 6-7 पे खड़ा हुआ है, आपकी ओडीआई में 5 नंबर पे खड़ा हुआ है, टेस्ट में और नंबर 3 पे भी पहुंचा है। आई थिंक T20 क्रिकेट में वो सरफराज उसको एक दफ़ा लेके तो गया था ऊपर, लेकिन दोबारा से वो नीचे नंबर 5-6 पे आए। तो देखा जाए तो इस टाइम चेंजेस अगर आप मैनेजमेंट की पर्सपेक्टिव से देखें, 10 साल की एक थॉट प्रोसेस, एक बहुत ज़्यादा जिसके बाद रिजल्ट भी ना आ रहा हो, उसको चेंज होना बनता था। और आई थिंक ये एग्जैक्टली थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये मैंडेट मिली है रमीज राजा को, और उसके बाद उन्होंने ये जो स्टेप्स लिए हैं, ये स्टेप्स कोई इसे ये नहीं कह सकते कोई नजिंग की है, ये प्रॉपर पुशिंग एंड शविंग है जिसके अंदर उन्होंने पूरे सिस्टम को जो है उन्होंने शेकअप किया है। अगर आप मुझसे पूछें तो ये इतना बुरा भी नहीं है। 10 साल बहुत होता है रिजीम के अंदर। लेट्स लुक फॉर न्यू ऑप्शंस। वैसे माइंडसेट की बात कर लेते हैं कि जो अगर कोई बंदा 10 साल के लिए अगर किसी मतलब उसने एक टाइम गुजारा है, स्पेशली एज अ कैप्टन भी गुजारा है, एज अ कोच भी गुजारा है, तो अगर आप पुरानी पाकिस्तान टीम्स को देखें तो वो काफ़ी अग्रेसिव नेचर में खेलती थी। लेकिन जिस हालात में मिसबा आया था उस टाइम पाकिस्तान को किसी तरह की स्टेबिलिटी चाहिए थी, और इसलिए उसने अपने डिफेंसिव प्ले से कुछ हद तक स्पेशली यूई और टेस्ट क्रिकेट में तो उसने एक अच्छी कामयाबी हासिल की। लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बाकी फॉर्मेट ऑफ द गेम में ऐसा क्या इफेक्ट है? देखिए, लाइक आई सेड, 10 साल में उसने ना सिर्फ एक उसकी रिजीम थी बल्कि उसने एक कल्चर डेवलप कर दिया। कल्चर डेवलप करने से कुछ फ़ायदे भी हुए, कुछ आपको अच्छे बैट्समैन मिले जो कि टेक्निकली करेक्ट थे टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जो वाइट बॉल क्रिकेट है जिसको पूरा पाकिस्तान जो है वो फॉलो करता है, कुछ लोग हैं जो टेस्ट क्रिकेट को जो है पसंद करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट या T20 क्रिकेट, 3 घंटे क्रिकेट को पसंद करते हैं। उस रिजीम के अंदर पाकिस्तान को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप देखें लास्ट हमने भी जितनी भी वीडियोस बनाई थी उसमें हमने क्या बात की थी कि पाकिस्तान के पास तो कोई इस टाइम T20 का कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है। मतलब क्या करना चाहते हैं। हमने शुरू में हमने बाबर रिजवान को खिलाया। टू बी ऑनेस्ट, अगर बाबर रिजवान को देखें, दे आर डूइंग वेरी वेल और मेरे ख्याल से दे आर पंचिंग अबव देयर वेट्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट। बट उनकी बेसिक क्रिकेट ऐसी नहीं है जो कि हार्ड हिटिंग क्रिकेट हो। अब आप देखें, आपके नंबर 4, 5 या 6 आपको पता ही नहीं है कि कौन खेलेगा, मतलब नॉन एग्जिस्टेंट है। वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है इस टाइम। तो आप बेसिकली हर टीम के अंदर स्टेबिलिटी देखेंगे, वहाँ से 1-2 टीमें जो कि रैंकिंग में काफ़ी नीचे हैं। पाकिस्तान का तो पता ही नहीं है कि हमारी जो है वो लोअर मिडिल ऑर्डर फॉर दैट मैटर कैसे खेलेगा। अभी आप उसको शोएब मलिक को देख लें, जो लोग कह रहे थे कि वो वापस टीम में आएंगे। फ्रैंकली CPL जो हुआ है, कैरेबियन प्रीमियर लीग, वहाँ पे तो उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और हफीज़ जो है उनके भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। बॉलिंग की वजह से टीम में बॉलिंग की वजह से अपनी टीम में है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगेन अभी तो आपका 4, 5, 6 का प्रॉब्लम है। पहले आपका 5 या 6 का प्रॉब्लम था, अब आपका 4, 5, 6 का प्रॉब्लम लग रहा है कि इसको कैसे खेलेंगे। बट हैविंग सेड दैट, दुबई, अबू धाबी के अंदर मैचेस हैं। पाकिस्तान ने अपनी 10 साल क्रिकेट यहाँ पे खेली है। They should be able to pull off some kind of a miracle. We are finger crossed. अब तो खैर मिसबा और वकार जो है वो दोनों चले गए हैं। अब उनकी जगह जो है हमने कोचेस तो नहीं कहेंगे लेकिन कंसल्टेंट्स जो हैं वो पीसीबी ने अपॉइंट किए हैं, रमीज राजा ने अपॉइंट किए हैं, जिसमें मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलैंडर शामिल हैं। और वो दोनों तो अपने हिसाब से तो काफ़ी बड़े नाम हैं। फिलैंडर इज नोन फॉर उसकी स्विंग और कंट्रोल बॉलिंग स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, और मैथ्यू हेडन एक बहुत ही एग्रेसिव और ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट था, आपको पता ही है, वैसे ही एग्रेसिव होता है। तो क्या ये रिफ्रेशिंग चेंजेस हैं या रिस्की चेंजेस हैं? देखिए, ये रिफ्रेशिंग भी है और रिस्की भी है, क्योंकि आप बेसिकली आप स्पेक्ट्रम के एक एंड पे खड़े होकर आप दूसरे एंड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं है कि आप स्पेक्ट्रम के एंड पे पहले आप इवॉल्व कर रहे हैं। सडनली एक मिसबा की रिजीम है, सडनली अगर आप देखें, अगर हम इस बात को मान लें कि मैथ्यू हेडन ही कॉल्स करेंगे ड्यूरिंग द ड्रेसिंग रूम,
तो ये वो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। अब थिंक अबाउट जो प्लेयर्स इस टाइम उस रिजीम के अंदर से इस रिजीम के अंदर जो मूव कर रहे होंगे, उनका माइंडसेट क्या होगा कि उन्होंने सडनली जो है वो अभी तो पाकिस्तान जो है वो T20 क्रिकेट में 5 ओवर में जो है कोशिश करता है विकेट ना गिरे और 40 रन स्कोर हो जाए। फिर तो ये रजीम तो लग रही है कि 5-6 ओवर में 70 हो, चाहे 1-2 विकेट गिर जाए। सो उस केस में आपको अपने स्ट्राइक रेट, जिनका 125 का स्ट्राइक रेट है, उनको फिर अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना पड़ेगा, मे बी 140 तो लेके जाना पड़ेगा। उसमें फिर कैजुअलिटीज होंगी। अब सोचने वाली बात है, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। ऊपर से अगर आपका बाबर रिजवान आउट होती जल्दी होते हैं तो नीचे तो फिर लाइन लगती है, और वो लाइन कोई हाइपोथेटिकल लाइन नहीं लग रही है, वो हम देखते हुए आएंगे। अगर ऊपर से स्कोर नहीं हो रही तो नीचे फारिग हो जाती है। तो देखना होगा कि मिसबाह और मैथ्यू हेडन के ये जो पेंडुलम स्विंग हो रही है, इसमें प्लेयर्स कहीं बर्नआउट तो नहीं हो जाते, वो अपना कोई फोकस तो नहीं खो जाते। ये देखने वाला मामला बनता है कि कैसे इस पेंडुलम को किसी तरीके से स्टेबल किया जाएगा, बिकॉज ये कहीं भी प्रोसेस में इस तरह की अगर आप शव करेंगे तो टूटने का डर होता है। बस मुझे यही डर है इसका। और चले, ये तो कोचेस नए आए हैं, लेकिन इसका सबका इफेक्ट जो है वो आपका जो भी सिचुएशन बिल्डअप हो रही है, स्क्वाड हो, कोचेस हो, वो आपका जो कैप्टन है बाबर, उस पर कितना इससे प्रेशर आ रहा है, क्योंकि वो एक नए और फॉरेन कोच और सपोजिटली एग्रेसिव कोच के अंदर खेलेगा। तो अभी तक क्या उसको अपना चांस मिला है कैप्टनसी शो करने का, या वो मिसबाह के प्रेशर के अंडर था, या फिर अब उसको चांस मिलेगा? तो किस तरह की सोचते हैं? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, और ऑनेस्टली मैंने रमीज़ राजा की सारी देखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बड़े नॉन कमिटेड नजर आए हैं बाबर आजम के ऊपर। उन्होंने कहा कि आई स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड हिम, सो बेसिकली यू आर सेंडिंग योर T20 कैप्टन इन अ बिग टूर्नामेंट व्हाइल ही इज नॉट श्योर ऑफ हिज कैप्टनशिप फ्यूचरिस्टिकली। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से लूज शॉट खेल गए हैं। इसका फायदा भी हो सकता है, मे बी बाबर कहेगा अच्छा ठीक है, आई विल प्रूव इट टू रमीज़ राजा एंड द टीम मैनेजमेंट, और इट टर्न आउट टू बी अ लिटिल बिट ऑफ डैम्पर फॉर हिम। यू नो व्हाट, मेरे तो कोई अभी प्लेस 70 नहीं हुआ एज अ कैप्टन, तो आई माइट हैव प्ले सेल्फिश क्रिकेट टू मेक श्योर, यू नो। सो वी नॉट श्योर कि ये वाली बात रमीज़ की ऐसी लगी कि थोड़ा सा इसको ये डिफरेंट तरीके से कह सकते थे, लेकिन बाबर यू नो कह सकते हैं। बहुत लोगों ने भी कहा कि अंडर द मिसबाह एंड वकार की regime में बाबर, यू नो, ही वाज नॉट अलाउड टू टेक हिज शॉट्स और यू नो टेक हिज कॉल्स, बट assumingly अगर वो उसको चांस दिया जाता है कि यू नो बी द बाबर यू पीपल द वर्ल्ड नो अबाउट यू एज अ बैट्समैन, कैन यू बी द यू नो सेम एज अ कैप्टन, वी विल सी। आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त लिटमस टेस्ट आपके ये 5 जो आपके T20 क्रिकेट के मैचेस हैं न्यूजीलैंड से और 2 फिर उनके साथ हैं, नजर आ जाएगा। इनफैक्ट अभी 3 ODIs भी हमारे फ्राइडे को स्टार्ट हो रहे हैं, नजर आ जाएगा कि बाबर अंडर द इन्फ्लुएंस कैसा था और विदाउट इन्फ्लुएंस कैसे परफॉर्म करता है। बड़ा लिटमस टेस्ट है ये बाबर के लिए। बिल्कुल ऐसी बात है। अब तो देखने की बात है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं पाकिस्तान के, और वो प्रॉबेबली एक रिफ्लेक्शन होगी कि वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान कैसे परफॉर्म करता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम अस टुडे, थैंक यू।